नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे बेंथम का उपयोगितावाद के सिद्धांत के आगे दूसरे पार्ट में उसका सुख दुख का वर्गीकरण और उसका मापदंड कैसे किया है बेंथम ने, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले क्लास में मैंने बताया था, हेडोनिस्टिक आचार शास्त्रियों, हेडोनिस्टिक जो सुखवादी विद्वान थे, उन्हीं की तरह बेंथम का भी ये मानना था कि सुख और दुख को मापा जा सकता है, कि जैसे भौतिक शास्त्र में किस भार को मापा जाता है कि कम है या ज़्यादा, उसी तरह सुख और दुख को मापा जा सकता है और एक की कुछ निश्चित मात्रा दूसरे की उसी प्रकार निराकरण कर सकती है। जैसे एक तरफ अगर सुख ज़्यादा है तो दुख कम करेंगे तो सुख की मात्रा बढ़ जाएगी और दुख की मात्रा बढ़ेगी तो सुख की मात्रा कम हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। आगे वो कहता है कि इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, सुख और दुख को जोड़कर जो आपका निष्कर्ष निकलता है वो कार्य आपको करना चाहिए। तो कहता है कि इस तरह हम सुखों की गणना कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति के अधिकतम सुख की भी अभिव्यक्ति होगी और मानव समुदाय को भी अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी। आगे बेंथम कहता है कि जो सुख की आप गणना करोगे तो गणना के अंदर सुख और दुख के 4 रूप के आधार पर आप गणना कर सकते हो। सुख और दुख के 4 रूपों के आधार पर आप इनकी गणना कर सकते हो। पहला है गहनता, अर्थात कोई सुख कितना गहराई तक आपको अनुभव कराता है। एक होता है सतही सुख और एक होता है आंतरिक। ऊपर ऊपर से आपको कोई चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, उसको आप अनुभव नहीं किया तो वो सुख थोड़ा कम तीव्रता का। दूसरा है अवधि, किसी सुख की अवधि कितने टर्म है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इसके आधार पर। निश्चितता, कि कोई सुख आपको मिला है क्या वो निश्चित है या फिर एक अनिश्चित अवधि का है, कि निश्चित है कि हाँ आपको ये लॉन्ग टर्म में मिलेगा और यह अनिश्चित है। लास्ट जो उसने बताया है कि समय की दूरी जिसके अनुसार वे घटित होगा, अर्थात कि समय की दूरी आपको लग रहा है हाँ इतने टाइम के बाद कोई सुख की मुझे प्राप्ति होगी अगर मैं ये काम करूँगा तो समय की दूरी। तो इनके आधार पर उसने सुख दुख की गणना की है। सुख और दुख के गणना के आधार पर उसने 4 रूप बताए हैं। तो अगर गणना करेंगे तो एक का सुख और दुख दूसरे को भी प्रभावित करेगा, तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो हो जाती है सामाजिक गणना। जब एक का सुख या दुख किसी दूसरे को प्रभावित करता है तो सामाजिक गणना हो जाएगी। तो सामाजिक गणना में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुख और दुख का कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। और सुख और दुख वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से उनका विश्लेषण करता है, अपनी मनोवैज्ञानिक कल्पनाओं को वो यंत्र विज्ञान में उपयोगी प्रमाणित करने की कोशिश करता है। अभी बेंथम ने सुख और दुख को 2 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। सामान्य सुख और जटिल सुख, सामान्य दुख और जटिल दुख, दोनों भागों, सामान्य और जटिल में। और सामान्य में भी सुखों को उसने 14 भेद बतलाए हैं वो, और सामान्य दुखों के उसने 12 भेद प्रकार बताए हैं। सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12। तो बेंथम कहता है कि मात्रा को ध्यान में रखकर सुख और दुख उसी अनुपात में कम या अधिक हो सकता है। तो मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे? तो सुख और दुख की मात्रा निर्धारित करने के लिए बेंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र पेश किया था, जिसके अनुसार माप तोल करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई कार्य कितना सुख देने वाला है या कितना दुख प्रदान करने वाला है। तो ये मापदंड सुखवादी यंत्र में मापदंड किन आधारों पर करेंगे, तो ये उसने बताया कि 7 मापदंडों के आधार पर आप हम इस चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं। पहली है इंटेंसिटी,
तीव्रता। तीव्रता कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनमें तीव्रता बहुत होती है, कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। किसी का आप देते हो कि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे ही सुख की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, एक साथ में आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हो जाएगा तीव्रता के आधार पर। नेक्स्ट जो उसने बताया है वो है काल अवधि, कि ये कितने टाइम तक आपको प्रदान होगा सुख, कितने काल अवधि तक है। निश्चितता, वही बात है कि निश्चित है या अनिश्चित है, समय की निकट अथवा दूरी, निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है या नहीं होने वाला है। जनन शक्ति, जनन शक्ति का अभिप्राय यह है कि उसके पीछे उसी प्रकार के अन्य सूत्र भी है या नहीं है, कि एक सुख है वो अपने पीछे दूसरे सुख भी उत्पन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ हमें बौद्धिक सुखों में देखने में मिलती है, भौतिक सुखों में देखने में नहीं मिलती है। बौद्धिक सुखों में हमें जनन शक्ति देखने को मिलती है कि एक सुख कोई दूसरा सुख आगे उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है विशुद्धता। विशुद्धता का क्या मतलब है कि उसके पीछे उसकी विपरीत भावनाएं उत्पन्न न हो, कि एक बार हमने सुख का अनुभव ले लिया, सुख प्राप्त किया है, तो उसके पीछे उसकी विपरीत भावनाएं पैदा ना हो, कि अर्थात उसके साइड इफेक्ट ना हो। कहने का भाव ये है कि कोई भी सुख के साइड इफेक्ट नहीं होगा तो वो सुख विशुद्ध सुख कहलाएगा। और ये भी हमें बौद्धिक सुख में अधिक देखने को मिलता है, भौतिक सुख में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भौतिक सुख का अधिक भोग करने से स्वास्थ्य की हानि पहुंचती है और उसका हमारा पाचन शक्ति को दुर्बल बनाता है, तो विपरीत भावनाएं पैदा हो जाती है। लास्ट बात है वो है विस्तार। विस्तार का मतलब होता है एक्सटेंशन, कि कोई सुख है वो आगे कितना लोगों को और विस्तार के रूप में समुदाय के लोगों को वो सुख प्रदान करेगा, उसका विस्तार एक्सटेंशन स्वरूप क्या है। तो इस आधार पर हम सुख और दुख की गणना कर सकते हैं, इन 7 आधारों पर। तो बेंथम कहता है कि जो पहले 6 थे विस्तार को छोड़कर, उससे हम व्यक्तिगत सुख दुख का मापदंड कर सकते हैं, किंतु अगर हमें समूह या पूरे राज्य के लोगों को सुख दुख का मापदंड करना तो उसका विस्तार वाले भाग पर अधिक बल देना होगा। तो व्यक्ति का कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, इसके लिए इन 7 आधारों पर हम अंक देकर और अधिक अंक वाले कार्य करेंगे। बेंथम कहता है कि इन 7 आधारों का प्रयोग करके हम न केवल सुख दुख को माप सकते बल्कि इसके द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, विश्वास और मूल्यों का निर्णय भी कर सकते हैं। अर्थात कि कोई भी धार्मिक, सामाजिक या नैतिक विश्वास मूल्य उपयोगी है या नहीं है, तो इसका निर्णय भी हम कर सकते हैं कि वो अगर सुख देने वाले हैं तो वो उपयोगी है और सुख देने वाले नहीं है तो वो अनुपयोगी है। इसका निर्णय भी हम कर सकते हैं। जो सुख दुख की बेंथम ने गणना की है, इसे राज दर्शन के इतिहास में हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन कहते हैं। हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन क्वेश्चन आ सकता है, हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन क्या है। तो बेंथम का सुख और दुख का मापन यंत्र हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन कहता है, जिसमें इन 7 मापदंडों के आधार पर किसी सुख और दुख की मापन किया जाता है। तो बेंथम का ये हेडोनिस्टिक कैलकुलस विकसित करने का उद्देश्य क्या था कि अधिकतम सुख प्राप्त करना, और मनुष्य को सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे निश्चित, विशुद्ध, लाभदायक, स्थिर और तीव्र सुख उत्पन्न हो जाए। इसके पीछे उद्देश्य यही था। बेंथम अपनी जो सुख दुखवादी यंत्र है इसकी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कहता है कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनमें तीव्रता तो होती है किंतु स्थायित्व नहीं होता है, तो उनसे दुख ही उत्पन्न होता है। अर्थात इंटेंसिटी एक बार तो बहुत होगी पर वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होगी, अस्थायी रूप से होगी, कुछ पलों के लिए होगी आपके पास। और इसके विपरीत कुछ सुख होते हैं वो विशुद्ध होते हैं। विशुद्ध मतलब अपने पीछे कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं।
तो उनका स्थायित्व भी अधिक होगा, चाहे उनमें तीव्रता अधिक हो या ना हो, पर विशुद्ध होना जरूरी है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं हो। तो इन विशुद्ध सुखों का परिणाम क्या होता है कि प्राय दुख नहीं होगा हमें बाद में। तो हमें सुख का विशेष मूल्यवान बनने की ओर सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए, अर्थात विशुद्ध सुखों की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बौद्धिक सुखों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सुख दुख की गणना करके किसी एक निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने जो प्रक्रिया बताई है वह इस प्रकार है। कि क्या प्रक्रिया बताई है उसने कि सुख दुख की गणना करके एक निश्चित परिणाम पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, इनको जोड़कर कैसे पहुंच सकते हैं। वो कहता है कि सभी सुखों के समस्त मूल्यों को एक और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी तरफ रख लेते हैं। कि सुखों का जो हमने अंक दिए हैं और दुख को जो अंक दिए हैं उनको एक एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ सुख एक तरफ दुख, और सुख के मूल्य इजिकल टू दुख का मूल्य। और यदि एक को दूसरे में से घटा देने पर सुख शेष रह जाता है तो उसका अभिप्राय ये होगा कि ये कार्य ठीक है, ये कार्य हमें करना चाहिए, उस कार्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, सुख की ओर। और यदि दुख शेष रह जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कार्य ठीक नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम दुखदायी होता है। कि यही कि सुख वाला भाग अधिक है और उसमें से आप घटाओगे तो सुख ज़्यादा रहेगा, तो वो काम करना चाहिए। और अगर कोई कार्य है और उसके इन 7 आधारों पर आपने मापदंड दिया है और उसमें दुख की मात्रा ज़्यादा आती है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो बेंथम कहता है कि किसी कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता हो तो ये उचित है कि हम उपयुक्त प्रक्रिया को उनमें से प्रत्येक पर भी लागू करें और उनका सदैव ध्यान रखें, अर्थात सुख का विस्तार, दूसरों पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रक्रिया का प्रयोग करके लेगा तो दुखों के युग को सुख के योग से घटा देने पर जो सुख बचेगा वह इस बात का प्रमाण होगा कि यह कार्य शुभ और कल्याणकारी है। और इसके विपरीत यदि सुख की अपेक्षा दुख अधिक निकले तो इसका स्वाभाविक अर्थ ये होगा कि यह कार्य अवांछनीय और अशुभ है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका को कानून बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे सुखों के संपूर्ण महत्व को एक ओर और दुखों के संपूर्ण महत्व को दूसरी ओर रखकर उसकी परस्पर तुलना करके ही कानून बनाए, और जो शेष रह जाए वह सुख के पक्ष में है तो ये मानना चाहिए कि प्रत्येक कानून नागरिक के लिए सुखदायक है। और इसके विपरीत वही बात है कि दुख के पक्ष में हो तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कार्य जनसाधारण के लिए कष्टदायक है, ये हमें बनाना नहीं चाहिए कानून। तो ये उसका बेंथम ने व्यक्तिगत सुख को अधिक महत्व देने के बाद भी सामाजिक सुख को भी महत्व दिया है। व्यक्तिगत सुख को तो दिया है, पर सामाजिक सुख को भी उसने महत्व दिया है, उसके विस्तार का भाग करके जो हमने पढ़ा, विस्तार 7वां मापदंड। तो इस प्रकार उसने उपयोगितावाद को व्यक्ति से ऊपर उठाकर विकसित किया है। व्यक्ति से ऊपर उठाकर अर्थात समुदाय की बात की है उसने उपयोगितावाद कि जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करे वही कार्य करना चाहिए। और इसलिए उसने राज्य का जो उद्देश्य है वो है अधिक व्यक्तियों का अधिक सुख, अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर माना है राज्य का उद्देश्य। और उपयोगिता का सिद्धांत इस सब कार्यों का औचित्य का मापदंड है। राज्य के वही कार्य उपयोगी है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करते हो या पहुंचाते हो। तो ये उसका बेंथम का सुख दुख का वर्गीकरण और उसका सुख दुख का मापदंड का योग करने का सिद्धांत आज हमने पढ़ा था। अगली क्लास में हम इसकी आलोचना का अध्ययन करेंगे और राज्य संबंधी धारणा में उपयोगितावाद आधार का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।